कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ सफर के लिए नहीं होते, वो आपको अपने अंदर खींच लेते हैं। पहला सफर डाउनहिल, जहां पेड़ों की छांव के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानी नजरों से दूर रहता है पर आपको देखता जरूर है। दूसरा सफर नीलगिरी हिल्स, जहां खूबसूरत वादियों के बीच छुपा है एक रहस्य इतना खतरनाक कि अगर आप उसके करीब गए तो शायद कभी वापस ना आ सकें। तो तैयार हो जाइए इन दो डरावनी यात्राओं के लिए, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हकीकत है। डाउनहिल का सफर यह एक साधारण रोड ट्रिप के रूप में शुरू हुआ था। 4 कॉलेज दोस्तों के लिए कैंपस की नीरस जिंदगी से बच निकलने का एक मौका। आरव, जो ग्रुप का प्लानर था, उसने दार्जिलिंग से कुर्सियांग तक की सुंदर ड्राइव का सुझाव दिया। उसके दोस्त मीरा, रोहन और ईशा उत्साहित होकर राजी हो गए, क्योंकि उन्हें पहाड़ों की धुंध, शांत जंगलों और रोमांच का आकर्षण खींच रहा था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह रास्ता उन्हें एक भयावह दुस्वप्न की ओर ले जाएगा। सुबह जल्दी वे निकल पड़े, कार में स्नैक्स, म्यूजिक, प्लेलिस्ट और कैमरे लेकर। पहाड़ी रास्तों ने चाय के बागानों और दूर दूर तक फैले पहाड़ों के अद्भुत नजारे दिए। उनकी हंसी गूंज रही थी, जैसे सब कुछ सही था। वे रास्ते में रुक रुक कर गर्मा गर्म चाय पीते और हरे भरे नजारों की तस्वीरें खींचते रहे। जैसे जैसे वे कुर्सियांग की ओर बढ़े, माहौल में बदलाव आने लगा। तेज धूप अब ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के नीचे मंद पड़ गई थी और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जब उन्होंने स्थानीय लोगों से डाउनहिल के बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी झुर्रियों में उम्र और अनुभव की कहानियां थीं, गंभीर स्वर में बोला, डाउनहिल की आत्माओं को परेशान करना अच्छा नहीं होता। ध्यान रखना कहां कदम रख रहे हो। दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गए। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे ढलने लगा और लंबी डरावनी परछाइयां सड़क पर पड़ने लगीं। तभी मीरा, जो हमेशा जिज्ञासु रहती थी, ने लोक कथाओं का जिक्र छेड़ दिया। तुम लोगों ने डाउनहिल के बारे में सुना है? उसने धीमे और रहस्यमय स्वर में पूछा। कहते हैं इस जंगल में आत्माएं भटकती हैं। लोग डेथ रोड पर एक सिर कटा लड़का घूमता हुआ देखते हैं। रोहन ने हंसते हुए रियर व्यू मिरर ठीक किया। पर्यटकों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं ये, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन जैसे जैसे कार ऊपर चढ़ती गई, एक घना कोहरा छा गया जिसने आगे का रास्ता निगल लिया। तापमान अचानक गिर गया और कार के अंदर भी उनकी सांसें धुंध में बदलने लगीं। आरव ने जीपीएस चेक किया, लेकिन स्क्रीन झिलमिलाने लगी और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। अजीब है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। हम लगभग पहुंच नहीं वाले हैं, शायद। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे जब तक कि ईशा ने खिड़की के बाहर इशारा नहीं किया। क्या तुम लोगों ने वो देखा? सभी ने मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक लड़का खड़ा था। पुराने जमाने के कपड़ों में उसका चेहरा छाया में छुपा हुआ था। रोहन ने सहज ही कार की स्पीड कम कर दी। हमें मदद करनी चाहिए, आरव ने पूछा। हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, वो लड़का कोहरे में गायब हो गया। एक ठंडी लहर उनके बीच फैल गई। मीरा ने हंसने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी बनी रही। वे एक छोटे से खाली मैदान तक पहुंचे और थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। कार से बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में कितनी अजीब खामोशी थी। न कोई कीड़ा, न पत्तों की सरसराहट, बस एक दमघोंटू सन्नाटा। हवा इतनी भारी लग रही थी जैसे खुद जंगल सांस रोके हुए हो। चलो बस कुर्सियांग चलते हैं, ईशा ने फुसफुसाते हुए कहा, पेड़ों की तरफ डरते हुए देखते हुए। जैसे ही वे कार में वापस बैठे, इंजन ने घूंघट भर दिया और बंद हो गया। रोहन ने गुस्से में चाबी घुमाई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी उन्होंने सुना नरम कदमों की आवाज जो कार के चारों ओर घूम रही थी। लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर उनके अंदर घर करने लगा। आरव के फोन में अचानक एक नोटिफिकेशन आया।
एक फोटो जो कुछ ही मिनट पहले ली गई थी। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने फोटो खोली। तस्वीर में वे चारों कार में बैठे थे, लेकिन खिड़की के बाहर एक पांचवा साया खड़ा था, एक सिर कटा लड़का। मीरा की चीख रात की खामोशी में गूंज उठी। कार की खिड़कियां अंदर से धुंधला गईं और शीशे पर हल्के हाथों के निशान उभरने लगे। रोहन ने एक आखिरी बार इग्निशन घुमाया और कार दहाड़ उठी। बिना कोई शब्द कहे उसने पूरी ताकत से कार दौड़ा दी, लेकिन डाउनहिल ने उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया था। जैसे जैसे वे कुर्सियांग की ओर उतरने लगे, कोहरा छटने लगा, लेकिन कुछ अजीब था। रास्ता अनजाना लगने लगा, जैसे वह असंभव तरीकों से घूम रहा हो, बार बार उन्हें उसी खाली मैदान पर वापस ला रहा था। हर बार जंगल और गहरा होता जा रहा था, और परछाइयां और डरावनी। यह सब क्या हो रहा है? मीरा ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ईशा अपने फोन को कसकर पकड़े हुए सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई नेटवर्क, न वाईफाई, बस वही दमघोंटू सन्नाटा और हर वक्त महसूस होने वाली निगाहें। आरव, जो अब पीला पड़ चुका था, कांपते हुए बोला, मैंने ये जगह सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं चुनी थी। मेरे अंकल यहां सालों पहले गायब हो गए थे। उन्हें कभी नहीं ढूंढा गया। सच्चाई उनके सामने थी। वे भी अब उसी कहानी का हिस्सा थे। चाहे जितनी भी तेजी से वे भागें, डाउनहिल ने उन्हें जकड़ लिया था। उनकी हताशा हर बार बढ़ती गई, जैसे जैसे वे उसी रास्ते पर फंसते रहे। परछाइयां उनकी आंखों के कोनों में हिलती रहीं, फुसफुसाहटें गूंजती रहीं, और हर बार जब वे उस खाली मैदान से गुजरे, सिर कटा लड़का और करीब आता गया। आखिरकार उन्होंने भागना बंद कर दिया, यह समझते हुए कि भागना बेकार है। वे खाली मैदान में बाहर निकले। कोहरा घना और दमघोंटू था। आरव ने समूह का नेतृत्व करते हुए जंगल के दिल की ओर कदम बढ़ाए, यह तय करते हुए कि जो भी ताकत उन्हें रोक रही है, उसका सामना करेंगे। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी इमारत के खंडहर मिले, शायद कुख्यात विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल का हिस्सा। दीवारें अजीब चिन्हों से ढकी हुई थीं और हवा में कुछ बुरी ताकत का एहसास हो रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने मिट्टी में आधी दबी एक फटी हुई तस्वीर देखी। यह एक क्लास फोटो थी और उसमें छात्रों के बीच आरव के अंकल थे। वे इसे समझ ही रहे थे कि अचानक तापमान गिर गया। सिर कटा लड़का मैदान के किनारे पर दिखाई दिया। इस बार उसका रूप और भी ठोस और असली लग रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, हर कदम जैसे सन्नाटे में गूंज रहा था। मीरा की चीख रात के सन्नाटे को चीर गई, जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे धड़क रही हो और जंगल खुद जीवित हो उठा हो। लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तस्वीर ऊपर उठाते हुए चिल्लाया, तुम हमसे क्या चाहते हो? लड़का रुक गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक आरव के हाथ में तस्वीर जल उठी। लड़का गायब हो गया और डरावना भार हल्का हो गया। वे जल्दी से कार की ओर भागे और इस बार कार आसानी से स्टार्ट हो गई। जैसे ही वे वहां से निकले, रास्ता अब नहीं घूम रहा था, लेकिन वह रात उनके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गई। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन कभी कभी आधी रात के सन्नाटे में आरव पसीने में भीग कर जाग जाता। सिर कटे लड़के की छवि उसकी आंखों में बसी होती और डाउनहिल की फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजती रहती। दूसरा सफर, नीलगिरी हिल्स। निधि और अर्जुन कई महीनों से इस हाइकिंग ट्रिप का इंतजार कर रहे थे। नीलगिरी की घनी पहाड़ियां अपने खूबसूरत ट्रेल्स के लिए मशहूर थीं और दोनों ने बड़े ही उत्साह के साथ अपनी तैयारी की थी। बैकपैक में जरूरी सामान भरकर, दिलों में रोमांच की चमक लिए वे निकल पड़े। सुबह की धूप पेड़ों की मोटी छांव से छनकर आ रही थी और ठंडी हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल की ओर भीतर बढ़े, उत्साह की जगह हल्की सी बेचैनी ने ले ली। गलत मोड़ लेना ही शुरुआत थी। हमें तो अब तक उस क्लियरिंग तक पहुंच जाना चाहिए था, अर्जुन ने फोन निकालते हुए कहा। कोई नेटवर्क नहीं था। निधि ने होंठ भींचे। शायद हमें अपने कदमों के निशान वापस ढूंढने चाहिए, लेकिन जंगल का भी अपना ही खेल होता है। हर रास्ता एक जैसा लगने लगा। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी छांव हर मिनट बदल रही थी, मानो छुप छुप कर देख रही हो। शांत रहो,
अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अचानक झाड़ियों से कुछ हिला, एक परछाई जो पलक झपकते ही गायब हो गई। निधि ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। देखा तुमने? उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। शायद कोई जानवर होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी एक धीमी सी सीटी गूंजी, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई जानबूझकर बजा रहा हो। निधि की सांसें रुक गईं। यहां कोई और भी है, उसने धीरे से कहा। वे तेजी से चलने लगे, लेकिन हर मोड़ पर वही पेड़, वही जड़ें, वही डर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हों। तभी दिखा वो झोपड़ी, दो पुराने पेड़ों के बीच खड़ी, जर्जर हालत में। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। जंगल में भटकने से बेहतर लगा। अंदर अंधेरा था। एक पुरानी लालटेन, धूल भरी मेज और बिखरे हुए कागज जिन पर अजीब निशान थे। निधि ने एक कागज उठाया। स्याही अभी भी गीली थी। यहां हाल ही में कोई था, उसने फुसफुसाया। तभी बाहर से जोर का धमाका हुआ, कदमों की आहट। अर्जुन ने मेज पर पड़ा एक जंग लगा चाकू उठा लिया। दरवाजा चरमरा रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। कौन है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। चुप्पी, फिर फुसफुसाहट जैसे हवा में घुल रही हो। यहां से चले जाओ, अंधेरा होने से पहले। निधि ने अर्जुन का हाथ खींचा। चलो निकलते हैं। वे भागे, बिना पीछे देखे। पेड़ों की शाखाएं उनके कपड़े नोच रही थीं। जमीन पर पड़ी जड़ें उनके कदमों को रोकने की कोशिश कर रही थीं। पीछे से एक डरावनी अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। वह आवाज इंसानी नहीं थी, उसमें मानो कोई प्राचीन श्राप बसा हुआ था। फिर दिखे जुगनू, टिमटिमाते हुए, जैसे कोई रास्ता दिखा रहे हों। लेकिन ये जुगनू साधारण नहीं थे। उनकी रोशनी में हल्की हल्की लाल झिलमिलाहट थी, जैसे खून के छींटे हों। वो देखो, निधि ने इशारा किया। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने उस रोशनी का पीछा किया। जुगनुओं की रहस्यमयी रोशनी उन्हें पुराने पेड़ों, बहते झरनों के पास से होते हुए एक जानी पहचानी पगडंडी पर ले आई। ट्रेल हेड, हम बच गए, अर्जुन ने हाँफते हुए कहा। वे पीछे मुड़े। जंगल वैसा ही शांत खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। पर वो खामोशी अब सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि एक अनकहे खतरे की गूंज थी। पर तभी उस झोपड़ी की लालटेन फिर से टिमटिमाई। उसकी रोशनी में एक परछाई दिखी, साफ, स्थिर और देखती हुई। निधि की रूह कांप गई। वो झोपड़ी असली नहीं थी, है ना? अर्जुन ने गहरी सांस ली। शायद नहीं। अगले दिन उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर से बात की। उस जंगल में ऐसी कोई झोपड़ी नहीं है, रेंजर ने गंभीरता से कहा। लेकिन 100 साल पहले एक जोड़ा उसी जगह पर लापता हुआ था। आखिरी बार उन्हें एक लकड़ी की झोपड़ी के पास देखा गया था। निधि और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। ठंडे पसीने की एक बूंद उनके माथे पर चमक उठी। क्या वे सच में बच निकले थे, या जंगल अभी भी उन्हें देख रहा था?